भारी सफलता हासिल मिलेगी। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम नीतीश कुमार अपने सियासी करियर के सबसे कठिन अभियान पर चल पड़े हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी को चुनौती देंगे, बीजेपी को दिल्ली जाने से रोकेंगे और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने रणनीति तैयार कर ली है। इसी रणनीति के तहत वो आज दिल्ली जाएंगे, जहां विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात होगी और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू होंगी ताकि पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सीएम नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएंगे? होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि दोपहर 3 बजे दिल्ली जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाएंगे और वक्त दोपहर के 3 बजे का है जब उनकी रवानगी पटना से दिल्ली के लिए होगी। नीतीश कुमार राहुल गांधी से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात नीतीश कुमार की होगी। 7 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करते नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के साथ कौन कौन लोग दिल्ली जा रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। ललन सिंह, संजय झा उनके साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ अशोक चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली रवाना होने वाले हैं। वक्त दोपहर के 3 बजे का। और बिहार से अब सियासत कैसे नीतीश कुमार की केंद्र की तरफ आगे बढ़ती हुई और इस दिशा में आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर केंद्र की राजनीति की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की पटना से दिल्ली की ये यात्रा जो दोपहर 3 बजे शुरू होगी और कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात उनकी होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी के साथ मुलाकात करते नजर आएंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिन लोगों की खुद की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है और ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी। और इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या ये आसान राह नजर आती है? क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? जो टारगेट 2024 तय किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, क्या ये टारगेट साधना इतना आसान हो पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसकी सियासी शुरुआत जिसे हम कहते हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से आज से शुरू हो रही है, जब दोपहर 3 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नहीं, हमारी भेंट होगी। हम तो जो नवनियुक्त माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन लोगों से भी हम लोग सब बात उनसे मिल करके बधाई देंगे। सोनिया गांधी से भी बात होगी सर? सर, सोनिया जी अभी यहाँ नहीं, वो बाहर गई। बड़े लोग हैं, शरद पवार भी हैं। नहीं, आपको मालूम हो जाएगा। तो मीडिया ने सीधा सवाल नीतीश कुमार से पूछ लिया कि किससे किससे मुलाकात करेंगे। नाम गिनाने में जब सोनिया गांधी से पूछा गया कि आपकी मुलाकात होगी तो 2 टूक कह दिया कि वो है नहीं और इसलिए उनसे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन किन किन लोगों से वो मुलाकात करेंगे आपके सामने वो तस्वीर भी होगी और जानकारी भी साझा की जाएगी। नीतीश की दिल्ली यात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है, बेहद स्वाभाविक है ये। बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के वाहक बनेंगे। बिहार से जो राजनीति की बयान निकली है वो पूरे देश में परिवर्तन का आधार बनेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी दलों की एकता के लिए जो दिल्ली जा रहे हैं, उनका यह अभियान पूरी तरह से सफल रहेगा। बिहार में तो विपक्ष एक हो चुका है, सारे गैर भाजपा दल बिहार में एक हो गए और नतीजा बिहार भाजपा मुक्त हो गया। भाजपा सत्ता से बाहर चली गई। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है
कि देश में विपक्ष एक हो गया तो उनके लिए 100 का आंकड़ा भी जादुई आंकड़ा हो जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज से 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली जा रहे हैं और अपने संकल्प और लक्ष्य के मुताबिक देश में जो महागठबंधन दल के शामिल नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद अपने लक्ष्य के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार से हटाना ही एकमात्र उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना लक्ष्य और संकल्प के आधार पर आगे काम करेंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं दिल्ली में विपक्षी एकत्रीकरण के लिए। जो व्यक्ति अपने पार्टी को एकत्रित नहीं रख सका, जो पार्टी को टूट के कगार पर छोड़ दिया है, जो व्यक्ति में उनके पार्टी के लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके अन्य प्रदेशों के लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके चाल चेहरा और चरित्र और सत्तालोलुपता की राजनीति को सब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति का एकत्रीकरण कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दिल्ली में होने वाला ये सियासी मंथन कितना कारगर होता है, बिल्कुल ये अब समय के साथ साफ होगा। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज सीएम नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार लग रहा है। आज के जनता दरबार की तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विभागों के संबंधित नए मंत्रियों की मौजूदगी आपको आज नजर आने वाली है। सुबह से ही फरियादी जनता दरबार पहुंचने लगे हैं और यही का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार लग रहा है और आपको बता दें कि 11 बजे से यहाँ जनता दरबार की शुरुआत हो रही है और जो नया सरकार जो बनी है, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके तहत ये पहला जनता दरबार होगा जिसके तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से बदली हुई दिखाई पड़ेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं वो जनता दरबार में शिरकत करेंगे। उनके साथ नया जो मंत्रिमंडल है उसमें कई विभागों के जो मंत्री हैं वो उस मंत्रालय में जो है वो यहाँ पे शामिल रहेंगे। आज आपको बता दूं कि जो खास करके जो जनता दरबार लग रहा है उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि भूमि से संबंधित जो मामले हैं या फिर पुलिस विवाद के जो मामले हैं वो मुख्यमंत्री सुनेंगे। आज गृह विभाग, राजस्व, भूमि सुधार, मद्य निषेध, निबंधन विभाग, निगरानी और खान भूतत्व जैसे विभागों के जो मामले हैं वो यहाँ पे सुनाए जाएंगे उससे संबंधित। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार खुद यहाँ पे लोगों से मिलते हैं और तमाम जो समस्याएं जो जिलों में नहीं हो पाती उसे लेकर खुद अधिकारियों से बात करते हैं और उनके समस्याओं को सुनते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। हम सरकारी जॉब के लिए आए हैं। सरकारी जॉब के लिए तो देखिए तमाम जो लोग हैं अपने अपने समस्याओं को लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मुलाकात हो तो इनकी समस्याएं जो हैं वो दूर हों। लेकिन जनता दरबार की आज जो तस्वीर है वो देखने लायक होगी क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद ये पहला जनता दरबार होगा और यहाँ पे डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो नया दिखाई पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। वक्त दोपहर के 3 बजे का है। वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश यहां पर होगी ताकि बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये कि क्या सीएम नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे। पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और नीतीश कुमार की बात करें तो वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, लिहाजा उन्हें चुनौती देना नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे रणनीतिकार हैं। सवाल इसीलिए कि बिहार में सहयोगी कांग्रेस ही उनके लिए एक बड़ी बाधा है। ममता की चुनौती से निपटना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा अपने आप में जग जाहिर हो चुकी है। एक बड़ी महत्वाकांक्षा जिन्होंने अपने आप को
प्रधानमंत्री के सामने अकेला खड़ा कर दिया है। केसीआर, शरद पवार, इन सभी के अपने अपने एजेंडे हैं। नवीन पटनायक का साथ मिलना भी मुश्किल है और ये वो तमाम मुश्किलात हैं जो इस वक्त नीतीश कुमार के सामने हैं। दक्षिण भारत की सियासत को समझना इतना आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा और मोदी को चुनौती देना तो बिल्कुल आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं है। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि कैसे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि जिन रणनीतिकारों के मजबूती के साथ मोदी खड़े हैं उन रणनीतिकारों में एक बड़ी फौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कौन है, वो कौन रणनीतिकार उन्हें बल प्रदान करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अरुणाचल, मणिपुर में अपने ही विधायकों को वो एकजुट नहीं रख पाए, उन्हें अपने साथ खड़ा नहीं कर पाए और इसीलिए बार बार सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर जब आप अपने विधायकों को नहीं बचा पा रहे हैं तो वहां विपक्ष को एकजुट आप कैसे कर पाएंगे। और अब बात शिक्षकों के मांगों की। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। आज ये शिक्षक आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। एसटीईटी अभ्यर्थी आज आंदोलन करने वाले हैं। सचिवालय गेट पर ये अभ्यर्थी जो है वो जुटेंगे और दोपहर 1 बजे का वक्त है जब इनकी तरफ से ये प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। बहाली की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करते एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं आज पहली बार पटना की सड़कों पर आपको नहीं दिखेंगे। लंबा आंदोलन इनका इस वक्त चल रहा है और 7वें फेज की बहाली को लेकर आज दोपहर 1 बजे एक बार फिर से इनका प्रदर्शन शुरू होगा। तो एसटीईटी अभ्यर्थी आज आंदोलन करने वाले हैं क्योंकि जो उम्मीद इनकी इस नई सरकार के साथ थी, शिक्षा मंत्री के साथ थी, शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि आप अपना दायित्व निभाइए। सरकार हर संभव कार्य कर रही है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई वादा नहीं किया गया। जो वादे पहले किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और एक बार फिर से ये अभ्यर्थी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर से आंदोलन 1 बजे दोपहर में जो वक्त निर्धारित किया गया है, ये अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर आपके सामने होंगे। तो छठे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 2019 में 94,000 भर्तियां निकाली गईं। इनमें महज 42,000 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई थी, यानी कि बाकी 50,000 से ज्यादा पद अभी भी रिक्त हैं, खाली हैं। पिछले 3 सालों से 7वें चरण की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, सीटीटेट और एसटेट पास अभ्यर्थी इसे लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन उनकी तरफ से हो रहा है। अभ्यर्थी पिछले 3 साल से इसी नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते अब थक चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की अब इनकी तरफ से ये मांग जो है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी मांग ये अभ्यर्थी इस वक्त कर रहे हैं। सीएम ने 15 अगस्त को 20 लाख भर्ती का आश्वासन दिया था, जिसके बाद इनके अंदर उम्मीदें जगी कि अब इनके लिए राह शायद आसान हो जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में उस दौरान 3.5 लाख भर्ती की बात तो जरूर कही, लेकिन कोई धरातल पर उतर नहीं पाया। शिक्षक अभ्यर्थियों की तरह ही नियोजित शिक्षक भी सरकार से नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह क्या है जरा वो भी जान लीजिए। आखिर वो मांग क्या रख रहे हैं? समान काम के लिए समान वेतन नियोजित शिक्षकों को चाहिए, उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिले, ये उनकी मांग में शामिल है। पुरानी वेतन योजना एक बार फिर से लागू हो, ये मांग ये लगातार कर रहे हैं। अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा उन्हें हासिल हो, यानी एक जिले से उनकी इच्छा के अनुसार दूसरे जिले में उनका स्थानांतरण हो पाए। बकाया वेतन जिसे लेकर सबसे ज्यादा परेशानी वो इस वक्त उठा रहे हैं, जल्द से जल्द उनके इस बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाए। शिक्षकों के वेतन का समय पर भुगतान हो, चिकित्सा अवकाश और मातृत्व अवकाश जो उनका अधिकार वो मान रहे हैं, ये अधिकार उन्हें जरूर मिले। ये तमाम वो मांगे हैं जो इन अभ्यर्थियों के साथ शिक्षकों की मांगों के तौर पर सामने हैं, लेकिन ये मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं और इसीलिए इनकी तरफ से भी ये आवाज
बुलंद की जा रही है। 15 अगस्त को जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार 20 लाख लोगों को नौकरी देगी, तो शिक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया कि अकेले सिर्फ उनके विभाग में यानी कि शिक्षा विभाग की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख भर्तियां हो सकती हैं। लेकिन अब वो 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षकों को कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। अभियान की राशि जो भारत सरकार से मिलनी होती है 40%, वो कम मिलती है, नहीं मिलती है, देर से मिलती है। तो ये सवाल जो आया है ना, जो मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस तरह के कार्य से भी निपटने के प्रयास हो रहे हैं। अभी 94 अरब 40 लाख रुपया सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन के साथ दिया है, जो हमको घाटा आपूर्ति करना पड़ा है। मेरा ये कहना है कि हमारे साथ सीमित संसाधन है, हम सारे चीज़ों को कैसे मीट करेंगे सब देख रहे हैं। और शिक्षक के जो ये इस तरह के डिमांड है, निश्चित रूप से अच्छा डिमांड है, उस दिशा में सरकार काम करेगी। तो वहीं शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि शिक्षा का दान करते रहिए, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं होगी। 5 सितंबर है, यानी खाली तो नहीं मनाएंगे गुरुजी, कुछ तो नया रखे होंगे आप। दिया हूँ ना, कुछ नया रखे होंगे। अभी न दिया हूँ अंतर वेतन की राशि अभी दिया हूँ ना, 4 दिन पहले कैबिनेट हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ भाईजान। नया क्या दे रहे हैं? तो नया तो ये कह रहा हूँ कि भैया आप शिक्षा दान समझ के दो, चाहे जो समझ के दो। आप शिक्षक की अपनी भूमिका जो शिक्षा संस्कार में जो ह्रास हुआ है, सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, नई जिम्मेदारी और कुर्सी मिली है शिक्षा विभाग की। कई अड़चने भी हैं, कई मुश्किलात भी हैं, लेकिन इन मुश्किलातों के बीच उन्होंने कहा कि शिक्षकों का काम है शिक्षा का दान करना, वो दान आप कीजिए। सरकार की तरफ से तो सब कुछ किया ही जा रहा है। शिक्षकों की मांगे अपनी जगह है, लेकिन बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कटिहार से आई इस तस्वीर को देखकर आप खुद कहेंगे। मामला आजमनगर प्रखंड के श्रीकोल गांव का है और जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय श्रीलोक अनुसूचित जाति शिक्षिका दीपाली छात्रों को पढ़ाने की बजाय क्या कर रही हैं? ये कुर्सी पर बैठी तो पढ़ाने के लिए दायित्व इनको मिला, लेकिन कर रही है ये आराम। और आराम फरमाती है शिक्षिका। बच्चों के सामने देखिए जिस अंदाज में बैठी हैं और बड़े आराम से, बड़े निश्चिंत भाव में यहां पर सो रही हैं। तस्वीर में ये क्लासरूम की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्र उनके सामने बैठे हुए हैं, छात्र जाग रहे हैं, लेकिन शिक्षिका सो रही हैं और नींद की आगोश में इस कदर हैं कि बच्चों के बीच उनकी मौजूदगी है। बच्चों को पढ़ाने का दायित्व इनके ऊपर है, लेकिन उस सब को भूलकर गहरी कुंभकर्णी नींद में इस वक्त ये शिक्षिकाएं क्लासरूम में मौजूद छात्र मैडम को बार बार आवाज देते हुए भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन शिक्षिकाएं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोशिश बच्चे की मैडम को उठाने की नाकाम हो जाती है। विद्यालय प्रभारी कह रहे हैं कि मना करने पर देख लेने की धमकी दी जाती है। की जाएगी उसको, अगर मतलब कि वो सोती है, बिल्कुल वो जो है क्या स्कूल आती क्या गए सोने के लिए? यही हो गया, उससे हमारा मतलब हट हो क्या देख लेंगे? क्या देख लोगे तुम? कौन ये बात कौन बोल रही है? वही टाइम नहीं आओ। कौन वही सर? वो जो शिक्षित आपसे आप कैमरे पर देख करके बात कीजिए। कौन आपको धमका रही थी? तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति क्यों है? ऐसे शिक्षकों की बदौलत भी है। बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 600 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया है। एक ट्रक और पिकअप वैन की जब्ती भी की गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। खुदावंदपुर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें एक ट्रक और पिकअप वैन को जब्त किया गया है। SH-55 पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की गई। बड़ी खबर सीवान से, जहां पर महिला के शव को बरामद किया गया है। सिर कटी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस को सिर की अब तलाश है।
महाराजगंज के बलिया की यह घटना है, जहां पर खेत से महिला के शव को बरामद किया गया। शव के पास धारदार हथियार भी मिला है और अब इस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश में पुलिस की टीम जुटी हुई है कि आखिर ये महिला है कौन, और अब इसके सिर की तलाश की जा रही है कि आखिर ये सिर जिसे काटकर शव को यहां पर खेत में फेंक दिया गया, ये महिला है कौन। महिला का डेड बॉडी मिला है, सर कटा हुआ है जी, और नवविवाहिता लग रही है। आपको घटनास्थल से कुछ बरामद भी हुआ है? तो कुछ बरामद नहीं हुआ है, एक दाव और उसकी महिला की चप्पल है जी, उसका हमने सीजर बनाया है, पहचान करवा रहा हूँ। गर्दन नहीं मिला है अभी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।